गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बार हम फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्ययन के लिए उपस्थित हुए हैं। पिछले पार्ट 1 में हमने देखा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बहुत पहले 1835 ईस्वी में राजनीतिक संस्था के रूप में सबसे पहली संस्था 1835 में लैंड होल्डर सोसाइटी की निर्माण किया गया था। लैंड होल्डर सोसाइटी जमींदारों की संस्था थी, यह बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जमींदारों की संस्था थी। 1835 के पश्चात कुछ छोटी मोटी संस्थाएं भी स्थापित हुई। 1851 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, जिसका संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर। यह कांग्रेस की स्थापना के बहुत पहले पूर्वगामी संस्था के रूप में एस्टैब्लिश हुआ था। 1852 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। फिर 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया है, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के वहां के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भारतीय प्रश्नों को लेकर के सोचने पर मजबूर करने के लिए बाध्य किया और उन ब्रिटिश लोगों को मोटिवेट किया, उन ब्रिटिश पॉलिटिकल लीडर्स को जागरूक किया भारत के बारे में कि भारत में क्या घटनाएं घट रही, क्योंकि उस वक्त प्रेस था नहीं ऐसा जो कि भारतीय की चीजों को वहां पर उजागर कर सके। कोई मोबाइल और टीवी तो थे नहीं उस वक्त जो भारतीय चीजों को वो बता सके कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में क्या क्या प्रताड़ना की चीजें कर रही है। फिर 1877 ईस्वी में बेंजामिन डिज़रायली प्रधानमंत्री बना और उसने एक प्रतिक्रियावादी व्यक्ति लॉर्ड लीटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा। कुछ दिन पहले ही 1875 ईस्वी में एक भारत में संस्था बनी थी और यह बंगाल के कुछ प्रगतिशील व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए इस प्रगतिशील व्यक्तियों ने एक संस्था बनाई जिसका नाम था इंडियन लीग। इस इंडियन लीग ने संस्थापक थे अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष। 25 जुलाई 1875 ईस्वी को इन्होंने एक संस्था की स्थापना की कलकत्ता में और एक साल के पश्चात इंडियन लीग 25 जुलाई 1876 ईस्वी को इंडियन एसोसिएशन में परिवर्तित हो गया। इसके संस्थापक हुए एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। एक बार फिर हम आते हैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेने के लिए। अभी मैंने बताया कि 1876 ईस्वी में लॉर्ड लीटन भारत का वाइस रीगल बने, प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे। डिज़रायली के सानिध्य में उन्होंने यहां काम करना शुरू किया। अपनी नीतियों के अनुसार उसने भारत में इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया को साम्राज्ञी घोषित किया 1877 ईस्वी में। उस वक्त भारत में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। मद्रास में अकाल, मद्रास फेमिन के नाम से जाना गया, हजारों लोग मारे गए थे। दक्कन में अकाल था, उत्तर पश्चिम में अकाल पड़ा हुआ था, पंजाब के कुछ हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ था। देश भूखमरी से मर रहा था और
दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लिटन ने पैसा पानी की बढ़ा दिया सिर्फ क्वीन विक्टोरिया को महारानी घोषित करने के लिए। फिर उसने गला घोटू एक्ट लाया, प्रेस पर अंकुश लगाने के लिए 1878 उसने प्रेस एक्ट लाया। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय पत्रकार अंग्रेजी सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकती। अगर ऐसा करता है तो उसे बिना कुछ सूचना के उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और जेल में डाला जा सकता है। इसी प्रकार उसने एक आर्म्स एक्ट लाया 1879 ईस्वी में, और उसके अंतर्गत कोई भी भारतीय आग्नेयास्त्र नहीं रख सकते हैं, और जहां पर वो अगर इस तरह की कार्रवाई भारतीयों पर की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत में स्थित ब्रिटिशर्स या यूरोपियन के लिए यह कानून लागू नहीं होता था। तो एक ही कानून भारतीयों पर लागू हो रहा और यूरोपीय पे या ब्रिटिश के लोगों पर लागू नहीं हो रहा। फिर 1876 में एक और कानून आया था, इसमें ICS के एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस के एग्जाम की उम्र 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई ताकि भारतीय सेवा में शामिल न हो सके। ऐसी परिस्थितियों में 1876 में जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई तो इसका उद्देश्य था भारतीयों के प्रति अंदर से एक एकता को स्थापित करना, भारतीयों में यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया रहा, और एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था। आपस में भारतीयों के बीच में जो विभिन्न क्षेत्रों विभिन्न भाषाओं बैठा था उसके बीच में विभिन्न, यहाँ तक विभिन्न धर्मों के विशेषों के हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता को स्थापित करना, और धीरे धीरे संपूर्ण भारतीयों को एकत्रित करना। जैसा कि मैंने बताया कि बॉम्बे में भी एक, पिछले क्लास में बताया था कि बॉम्बे में भी एक संस्था की स्थापना की गई थी 1852 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अन्य संस्थाओं के साथ साथ कुछ नई चीजें भी आ रही थी हमारे बीच में। ये थी कि लीटन के बाद में रिपन जब भारत का वाइस रीगर बन करके आया तो उस वक्त भारत में उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे इल्बर्ट। उन्होंने रिपन के निर्देशानुसार एक नियम लाया, कानून का बिल लाया। इसके अनुसार भारतीय जज भी यूरोपियों की सुनवाई कर सकते थे। इसके आते ही अंग्रेजों के बीच में एक ऐसी लहर दौड़ गई कि भारतीय अंग्रेजों की सुनवाई करें, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम तो सुपर हैं, भारतीय नीचे हैं। और उसका विरोध हुआ पूरे इंग्लैंड में। इसको लेकर के एक लहर दौड़ गई, और उस लहर में लाखों पाउंड का उन लोगों ने एक ऐसा संघ स्थापित किया, फंड स्थापित किया, जो कि भारतीयों के विरुद्ध में एकत्रित जो संस्था के रूप में वो उजागर होकर के 1.5 लाख पाउंड जो है उन्हें एकत्रित करके भारतीयों के इस कानून को हटाने के लिए एक वकील करने लगे और सुनवाई करने लगे, और इतना विरोध किए कि इस कानून को वापस लेना पड़ा। अब भारतीयों को वो हर जगह इंसल्ट करते थे। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, होटलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि हिल स्टेशन या सिविल लाइन्स में मना किया था, बोर्ड लिखा था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो भारत को भेद दृष्टि से देखते थे, निम्न कोटि का मानने लगे थे। ऐसे परिस्थितियों में भारत के विभिन्न हिस्सों में
संस्थाएं बनने लगी। 1870 में महाराष्ट्र में पूना सार्वजनिक समाज की स्थापना की। गोविंद रानाडे ने जो रिटायर्ड जज हुआ करते थे। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। इसके फाउंडर थे आर राजगोपालाचारी, आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसी प्रकार बॉम्बे में भी केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता, इन दोनों ने मिलकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की। ऐसी परिस्थितियों में एक और हेल्पिंग हैंड हमारे बीच उपस्थित हुआ। वह थे एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। ये रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्जन थे। ये ऐसा व्यक्ति जो मानववादी भी था। उन्होंने भारतीय लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाई और भारत के प्रति उनकी इतने सालों तक काम करने के कारण उनके एक अच्छी भावना भारतीयों को लेकर के मन में बैठ रही थी। उन्होंने लॉर्ड डफरिन, जो 1880 में भारत के वाइस रीगल बनकर आए थे, 84 में, 80 से 84 तक तो रिपन थे, 84 में लॉर्ड डफरिन भारत आए। लॉर्ड डफरिन और इंग्लैंड के राजनेताओं से भी बात किया और उनसे सहयोग प्राप्त करके भारतीयों को एक संस्था बनाने के लिए प्रेरित किया। और इस उद्देश्य से 1 मार्च 1883 ईस्वी में उन्होंने पहले भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधन किया था एक खुले पत्र के माध्यम से, और भारतीयों के मन में, युवाओं के मन में एक बीज डाला एकता स्थापित करने के लिए। उन्होंने मानसिक, नैतिक और सामाजिक उत्थान की बात की। भारत के इस उत्थान के लिए राजनीतिक मंच तैयार करने के लिए उन्होंने प्रेरणा दिया। और ये तमाम तीनों संस्थाएं अंत में हम देखते हैं कि मिलकर के 1885 ईस्वी में, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एक संघ बनाया, एक संस्था बनाई और इस संस्था का नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके पहले अध्यक्ष हुए उमेश चंद्र बनर्जी और इसका पहला मीटिंग जब हुआ 1885 ईस्वी में बॉम्बे में गोकुलदास इस्पाल कॉलेज में, तो उस वक्त देश के तमाम क्षेत्रों के प्रबुद्ध नेता जैसे दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता महाराष्ट्र से, केटी तेलंग, वीर राघवाचार्य मद्रास से, नारायण गणेश चंद्रवरकर, आनंद मोहन बोस विवाद में आए। इन लोगों ने मिलकर के एक संस्था का निर्माण किया। जैसा कि अभी मैंने बताया कि इसकी अध्यक्षता किए थे बंगाल के फेमस बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी। इसमें कुल 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। इसके जनरल सेक्रेटरी बने स्वयं एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज थे। संस्था भारतीय, अध्यक्ष भारतीय और जनरल सेक्रेटरी एओ ह्यूम। उन्होंने बताया, भारतीय नेताओं का एक मंतव्य है, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया such a large representative conference had occurred as we have it in the first conference of Indian National Congress. इसके उद्देश्य क्या थे? प्रारंभिक दौर में इसके उद्देश्य राष्ट्रहित में संलग्न व्यक्तियों के बीच में परस्पर सद्भावना और सहयोग की भावना स्थापित करना।
आपस में संपर्क स्थापित करना, धर्म, वंश, जाति, क्षेत्र, तमाम चीजों को मिटा करके राष्ट्रीय एकता की भावना को उजागर करना, फिर महत्वपूर्ण सामाजिक प्रश्नों को अच्छी तरह विश्लेषण करके सबके बीच में लाना और उसका निदान ढूंढना। इसमें यह भी तय हुआ कि हर एक वर्ष इसका एक अधिवेशन होगा और अधिवेशन जहां भी होगा, जिस प्रेसिडेंसी में होगा, क्योंकि 3 ही प्रेसिडेंसियां थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जिसे आज हम कोलकाता कहते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसी जिसे आज चेन्नई कहते हैं, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जिसे आज मुंबई कहते हैं। इन 3 प्रेसिडेंसी में किसी भी भाग में होगा तो जिस प्रेसिडेंसी में होगा उस वहां का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होगा, बल्कि बाकी 2 में से एक अध्यक्ष बनेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। प्रारंभ में इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार का विरोध करना नहीं था, लेकिन बाद में चलकर कांग्रेस की नीतियों में परिवर्तन आया। अंग्रेज सरकार की नीतियों की प्रतिक्रिया के स्वरूप इन्होंने अपने नीतियों में परिवर्तन किया और इन्होंने विरोध प्रारंभ किया। थोड़ा सा बात करते एओ ह्यूम के रूल पर। कुछ विद्वानों का मानना है कि एओ ह्यूम अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था और उसने एक थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व। जिस तरह सेफ्टी वाल्व, सुरक्षा वाल्व जो होता है प्रेशर कुकर में, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो उसको रिलीज कर देता है और कुकर विस्फोट होने से बच जाता है, खाना बन जाता है, वैसे इन्होंने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग किया, क्योंकि ह्यूम को पता था कि भारत में विद्रोह हो रहा है। 1857 की क्रांति के बाद फिर से भारत में विरोध की लहर तेजी से फैल रही है। अगर 1857 की क्रांति की तरफ फिर लहर हुई तो अंग्रेज को उखाड़ फेंका जाएगा। तो उन्होंने इसका निर्माण किया अंग्रेजों से मिलकर के और भारतीयों से मिलकर के, प्रबुद्ध भारतीय निवास। लेकिन यह थ्योरी एक थ्योरी है, क्योंकि इसकी दूसरी भी थ्योरी होती है कि भारत को नेशनल एक्सप्रेशन देना चाहता था। एक सहृदय व्यक्ति थे ह्यूम, उन्होंने भारतीयों को एक मार्ग दिया और भारतीयों को भी चाहिए था कि एक ऐसा अंग्रेज हमें मिल जाए जो तड़ित चालक का काम करे, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर का काम किए, कि अंग्रेज अगर हमारे बीच में है तो अंग्रेज जो प्रशासन है भारतीयों पर सीधा प्रहार नहीं करेगा। ऐसे परिस्थिति में चूंकि वो आईसीएस थे, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, वह हमें बचा सकते हैं। तो दोनों थ्योरी है, एक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर का और थ्योरी ऑफ सेफ्टी वाल्व का। और इस प्रकार हम देखते हैं कि असंतुष्ट भारतीयों ने जो अपने भावों को उजागर करने के लिए एक मंच तैयार किया और इस मंच में कांग्रेस ने अपना एक भारतीयों के बीच में एकता स्थापित करने का काम किया, राजनीतिक प्रश्नों को उजागर करने का प्रयास किया और कालांतर में विरोध करने का प्रारंभ किया। लाजपत राय ने कहा ह्यूम के बारे में कि ह्यूम हैड पैशन फॉर लिबर्टी ऑफ इंडिया, सो द फर्स्ट स्टेप इट वाज टू ऑर्गेनाइज देम इनटू एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट वाज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक और विद्वान है नंदलाल बोस, उनका मानना है कि इसकी स्थापना अंग्रेजों ने इसलिए की कि उनको रूस के आक्रमणों का भय था, लेकिन जकारिया महोदय इसको ऊपरी सिरे से इनकार कर देते हैं। उनका मानना है कि प्रबुद्ध भारतीयों एवं उदारवादी ब्रिटिश समर्थकों, 2 वर्ग, एक भारत के प्रबुद्ध वर्ग और उदारवादी ब्रिटिश जो समर्थक है, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से इस संस्था का निर्माण हुआ। और इस संस्था के पीछे जो भी उद्देश्य रहा हो, प्रारंभिक दौर में सामाजिक हित रहा हो, लेकिन ये राष्ट्रीय एकता को
कायम करने में सफल रहा और कालांतर में ये भविष्य के लिए सुखद, आनंदप्रद एवं पवित्र प्रभात बनकर के आया। धीरे धीरे ये आंग्ल साम्राज्य के नीतियों का विरोध ही नहीं किया, बल्कि चुनौती भी देने लगा और बाद के काल में यह मुंह तोड़ जवाब भी देने लगा। यह पूर्ण रूपेण राजनीतिक संस्था हो गई। हालांकि सामाजिक संस्था के सुधारों में भी ये काम करने लगी, लेकिन इसके अपने अथक प्रयासों से, अपनी साधना से, अपनी लगन से और अपने कुशल नेतृत्वकर्ताओं यानी कुशल राजनीतिज्ञों के बदौलत उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा स्थापित तमाम तत्कालीन 1885 के नेताओं द्वारा स्थापित यह कांग्रेस मात्र 62 वर्षों के अंदर भारत को अंग्रेजों की शासन से मुक्त कराया, भारत को आज़ादी दिलाया। आज इतना ही। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1885 ईस्वी में किस प्रकार कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे और कालांतर में क्या किया। धन्यवाद।